श्री राम क्लासेज जैस सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना मित्र विष्णु दत्त। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण क्या होती है, व्याकरण के कौन कौन से पार्ट जो हैं आपके काम आएंगे आगे, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाषा की, कि भाषा क्या होती है। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है और समाज में रहकर वह अपना जीवन यापन करता है और अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान जिसके माध्यम से वह करता है उसे साथियों भाषा कहते हैं, उसे भाषा कहते हैं। और भाषा की सबसे लघुतम जो इकाई होती है वह होती है ध्वनि। भाषा की सबसे लघुतम इकाई होती है ध्वनि। देखिए, ध्वनि तो मौखिक रूप से लघुतम इकाई है, परंतु लिखित रूप में अगर हम बात करें कि भाषा की सबसे छोटी लिखित रूप में लघुतम इकाई, तो वो होती है साथियों वर्ण। क्या होती है? वर्ण। भाषा की लिखित रूप में सबसे छोटी जो इकाई होती है साथियों वर्ण होती है। और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि वर्ण विचार क्या होता है। आइए, वर्ण किसे कहेंगे, क्या है वर्ण? तो देखिए, इसके विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं, जैसे किशोरीदास वाजपेयी, किशोरीदास वाजपेयी ने क्या कहा? किशोरीदास वाजपेयी ने कहा कि वर्ण वह छोटी इकाई है, वर्ण वह छोटी इकाई है जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। ये किशोरीदास वाजपेयी जी ने वर्ण की परिभाषा दी है। किशोरीदास वाजपेयी जी ने वर्ण की परिभाषाएं दी हैं। अब बात करते हैं अपने अगले विद्वान पंडित कामता प्रसाद। पंडित कामता प्रसाद जी। पंडित कामता प्रसाद बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान हैं और अगर हम बात करें तो हिंदी में व्याकरण के प्रणेता माने जाते हैं। इनका हिंदी व्याकरण 1920 ईस्वी में आया था साथियों। इन्होंने क्या परिभाषा दी है कि वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके और अधिक खंड नहीं किए जा सकते। ये पंडित कामता प्रसाद गुरु जी ने वर्ण की परिभाषा दी है कि वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके और अधिक खंड नहीं किए जा सकते, मतलब इसको तोड़ा नहीं जा सकता। अवर्ण होते क्या हैं? जैसे अब हम बात करते हैं, परिभाषा हमने देखी कि वर्ण वह छोटी इकाई है जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक ऐसी ही बात पंडित कामता प्रसाद गुरु ने कही कि वह वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके और अधिक खंड नहीं किए जा सकते, यानी कि इसको और आगे तोड़ा नहीं जा सकता, वह वर्ण है, वह वर्ण है। जैसे यथा, को, चो, तो, प, अ, ई, ये सभी साथियों वर्ण हैं। ये सभी
वर्ण है। इनको और आगे तोड़ा नहीं जा सकता, इनको और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, ये वर्ण है, इनको हम वर्ण कहते हैं। अब बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो कि हमें पता होनी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए वो क्या है, वो ये है, देखो कि वर्ण की सबसे छोटी इकाई, अपने भाषा की सबसे छोटी इकाई, आपसे प्रश्न बार बार पूछा जाता है, ये बार बार प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, ये देखिए पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, बात करते हैं। भाषा की सबसे छोटी, एक तो लिखित इकाई होती है जिसको हम बोलते हैं वर्ण। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है साथियों वर्ण, सबसे छोटी लिखित इकाई होती है वर्ण। और यही अगर हम बात करें कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो हमारे पास में आ जाएगा साथियों इसका उत्तर ध्वनि। क्या उत्तर आ जाएगा इसका? ध्वनि। लिखित में बात करें तो वर्ण आ जाएगा और मौखिक में बात करें तो इसका उत्तर आ जाएगा ध्वनि, इसका उत्तर आ जाएगा ध्वनि। यहां से सीधा प्रश्न एक आपका बनता है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है, सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है, तो आपका उत्तर होगा वर्ण। और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछे तो आपका उत्तर होगा ध्वनि, मौखिक इकाई का उत्तर होगा ध्वनि। आइए आगे करते हैं हम। अब हम बात करते हैं वर्ण के भेद। वर्ण के अगर भेदों की अगर हम बात करें तो दो भेद होते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। अगर हम कुल वर्णों की बात करें तो कुल वर्ण जो हिंदी में है वो 44 होते हैं। कुल वर्ण 44 होते हैं। कैसे? 11 है तो इसमें स्वर होते हैं और 33 इसमें व्यंजन होते हैं, तो और इनका योग होता है 44। तो कुल वर्णों की संख्या 44 होती है। लेकिन एक बात विशेष ध्यान रखना कि देवनागरी लिपि में अगर वर्णों की संख्या पूछे तो 52 होती है साथियों। देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या पूछे तो 52 होती है, यह आपको हमेशा याद रखना है। अगर आपसे पूछे सीधा हिंदी में वर्णों की संख्या, तो हिंदी में वर्णों की संख्या आप 44 बताओगे। लेकिन आपसे पूछा जाए कि देवनागरी लिपि, क्योंकि हिंदी की लिपि है, ये किसकी लिपि है? हिंदी भाषा की लिपि है, ये हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी में पूछे तो आप बताओगे 52। देवनागरी में वर्णों की संख्या पूछे तो आप बताओगे 52। अब हम बात कर लेते हैं स्वर किसे कहते हैं। स्वर के भेदों को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है। बात करते हैं स्वर। क्या होता है स्वर? स्वर जो शब्द है, सबसे पहले हम बात करते हैं सु, धन, अर। ये यण संधि से बना शब्द है। यण संधि से बना, यण संधि से बना हुआ है स्वर। यण संधि से बना हुआ है ये, सु, धन, अर के योग से।
अब स्वर कहते किसे हैं? वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय हवा मुख विवर से अबाध रूप में बाहर निकलती है, स्वर ध्वनियां कहलाती हैं। स्वर ध्वनियां कहलाती हैं। जी हाँ दोस्तों, कि वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय हवा प्राणवायु मुख विवर से अबाध यानी कि बिना रुके हुए, अबाध यानी कि बिना बाधित हुए बाहर आती है, मुख विवर से बाहर आती है, निकलती है। ऐसे स्वर ध्वनियों को हम क्या कहते हैं? ऐसे ध्वनियों को हम स्वर कहते हैं। ऐसी ध्वनियों को हम स्वर कहते हैं। स्वर में क्या होता है साथियों कि वायु जो है, प्राण वायु जो है, वो बिना रुकावट के मुख विवर से बाहर आती है, स्वर ध्वनियां कहलाती हैं। अब स्वर ध्वनियां कहलाती हैं। अब स्वर के हम कुछ विशेषताएं करते हैं और ये विशेषताएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन विशेषताओं को अगर आप थोड़ा सा देख लोगे, स्वर की विशेषताएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये अगर आप थोड़ा सा अच्छे से देख लोगे तो आप स्वर में कभी गलती नहीं करोगे। पहला बिंदु आता है, स्वर स्वतंत्र होते हैं। स्वर जो है वो स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र यानी कि इनका जो उच्चारण है वो स्वतंत्र होता है, इनके उच्चारण में किसी का सहारा या आसरा नहीं लेना पड़ता। दूसरा बिंदु देखिए, सभी स्वर घोष वर्ण होते हैं। क्या होता है घोष अघोष? ये स्वर तंत्री में कंपन के आधार पे होता है। ये हम आगे जब व्यंजन करेंगे उस समय आपको बताएंगे कि घोष अघोष क्या होता है। उसके बाद में अगली विशेषता क्या है? सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर साथियों अल्प प्राण होते हैं। ये अल्प प्राण और महाप्राण क्या है? ये हम जब श्वास लेते हैं प्राणवायु की मात्रा के आधार पर हम इनको विभाजित करते हैं, बांटते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु ज्यादा लगती है, कम लगती है, उसी हिसाब से इनको अल्प प्राण और महाप्राण के रूप में विभाजित किया गया है। अगली विशेषता, स्वरों का ज्यादा देर तक उच्चारण किया जा सकता है, लंबे समय तक ये उच्चारित हो सकते हैं। उच्चारण जो है, स्वरों का उच्चारण देर तक किया जा सकता है। उसके बाद में मात्रा केवल स्वर की होती है, व्यंजनों की कोई मात्रा नहीं होती। मात्राएं स्वर की होती हैं, व्यंजनों की कोई मात्रा नहीं होती। ये स्वर की कुछ विशेषताएं हैं जो आपको पता होनी चाहिए। कभी कभी कुछ पेपर में, कुछ कंपटीशन एग्जाम में सीधा प्रश्न आ जाता है कि
निम्नलिखित में से स्वर की एक विशेषता नहीं है या स्वर की एक प्रकृति नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि सभी के सभी स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। सभी के सभी स्वर स्वतंत्र होते हैं। सभी के सभी स्वर स्वतंत्र होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं, घोष होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं, घोष होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए साथियों। सभी स्वर अल्प महाप्राण होते हैं। सभी स्वर अल्प महाप्राण होते हैं। और आपको बता दें कि स्वरों का जो उच्चारण है वो देर तक किया जा सकता है, जैसे ए, ई। लेकिन किसी भी व्यंजन का उच्चारण लंबे समय तक नहीं किया जा सकता यदि उसमें स्वर नहीं है तो, जैसे को, खो, गो। अब इसको हम क, ख ऐसे नहीं उच्चारित कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें स्वर नहीं है। केवल स्वर को ही लंबे समय तक या देर तक उच्चारण कर सकते हैं। और मात्राएं तो केवल स्वर की होती है। आपको बता दूं, हिंदी में 11 स्वर होते हैं, लेकिन मात्राओं की संख्या 10 होती हैं। मात्राएं जो हैं वो 10 होती हैं, क्योंकि ए की कोई मात्रा नहीं होती। ए की कोई मात्रा नहीं होती। ए को छोड़े तो बाकी 10 स्वर की मात्राएं होती हैं। तो ये हैं स्वर की विशेषताएं। अब हम बात करते हैं स्वर के भेद। स्वर के भेद, देखिए स्वर के भेद, स्वर को हम विभिन्न प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे स्वर को, हिंदी में स्वर को भेद, तो हम सबसे पहले बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर स्वर, तो देखिए उत्पत्ति के आधार पर स्वर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये हम बात करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर, उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कौन कौन से, देखिए उत्पत्ति के आधार पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले आते हैं मूल स्वर। मूल स्वर, उसके बाद में हम बात करें संधि स्वर। ये उत्पत्ति के आधार पर स्वर के प्रकार हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। अब मूल स्वर क्या होते हैं, संधि स्वर क्या होते हैं, इनको हम थोड़ा सा विस्तार से हम समझेंगे, क्योंकि यहां से आपका एक प्रश्न पक्का आता है साथियों कि मूल स्वर और संधि स्वर क्या होते हैं। तो आइए हम बात करते हैं मूल स्वर और संधि स्वरों की। उत्पत्ति के आधार पर जो स्वर हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मूल स्वर की, कि मूल स्वर क्या है। आइए, मूल स्वर, देखिए मूल स्वर हैं, इनकी संख्या 4 होती भी, इनकी संख्या 4 होती है। और ये होते कौन कौन से हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो मूल स्वर होते हैं हमारे, वो होते हैं ए, ई, उ और री। ये 4 साथियों मूल स्वर होते हैं। और यहां से एक प्रश्न 100% पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल स्वर नहीं है, या निम्नलिखित में कौन से स्वरों का समूह है मूल स्वर का समूह है। ऐसा एक प्रश्न इनसे जरूर पूछा जाता है। अब देखिए साथियों, मूल स्वर हैं, मूल स्वर के अन्य नाम भी हैं, अन्य नाम से भी प्रश्न आ सकता है। तो अन्य नाम क्या क्या हैं? मूल स्वर को हम लघु स्वर भी कहते हैं, मूल स्वर को लघु स्वर भी कहते हैं, और मूल स्वर को हम जड़ स्वर भी कहते हैं, जड़ स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर को हम बीजाक्षर भी कहते हैं, बीजाक्षर। मूल स्वर को हम एक मात्रिक
एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर को हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। ये मूल स्वर के अन्य नाम हैं लघु, जड़, बीजाक्षर, एक मात्रिक, ह्रस्व। इन नामों से हम मूल स्वर को जानते हैं, पहचानते हैं। अन्य नाम इनके ये हैं। और मूल स्वर की संख्या की अगर बात करें तो दोस्तों इनकी संख्या 4 होती है। और ये होते कौन कौन से हैं? तो ए, ई, उ और री, ये 4 होते हैं। तो ये हैं साथियों मूल स्वर। और अब मूल स्वर के बाद में अगर हम बात करें कि मूल स्वर के बारे में हम और क्या क्या जानकारी हासिल कर सकते हैं, तो आइए इनकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात कि अन्य स्वर के निर्माण में, अन्य स्वरों के निर्माण में इनका योगदान रहता है, क्योंकि इन्हीं के योग से बाकी के अन्य संधि स्वर जो हैं बनते हैं। तो देखिए उत्पत्ति के आधार पर हम बात करें, दूसरा भेद आता है इसका संधि स्वर। उत्पत्ति के आधार पर दूसरा भेद आता है संधि स्वर। उत्पत्ति के आधार पर दूसरा भेद आता है संधि स्वर। अब संधि स्वर क्या है? देखिए संधि स्वर की अगर हम बात करें तो संधि स्वर को हम 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। लेकिन आपको हम बता दें संधि स्वर इनकी संख्या होती है 7। इनकी संख्या होती है साथियों 7। ये 7 होते हैं। और ये होते कौन कौन से हैं? और संधि स्वर के भी अन्य नाम हैं। अन्य नाम कौन कौन से हैं? संधि स्वर के अन्य नाम देखिए, गुरु स्वर, दीर्घ स्वर, द्विमात्रिक स्वर, संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर, ये इनके अन्य नाम हैं संधि स्वर के। ये संधि स्वर के अन्य नाम हैं। अब देखिए साथियों संधि स्वरों की अगर हम बात करें तो संधि स्वरों को अगर हम देखें तो मूल रूप से 2 भागों में हम बांट सकते हैं वैसे, परंतु 7 कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले उनकी संख्या देख लेते हैं 7। और है कौन कौन से? आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये 7 दोस्तों संधि स्वर हैं। ये 7 संधि स्वर हैं। अब इन 7 का निर्माण भी आपको पता है हुआ है। संधि है तो मतलब 2 के योग से बना है। तो ये भी आपको बता दें कि इनमें आ कैसे बना? आ बनता है ए धन ए बराबर में आ। ई कैसे बना? ई धन ई बराबर में ई। और ऐसे ही ऊ कैसे बना? ऊ धन ऊ बराबर में ऊ। ऐसे ही अगर हम बात करें ए धन ई, ए बन गया। ए धन ए, आई बन गया। ए धन उ, ओ बन गया। ए धन ओ, औ बन गया। ठीक है, तो ये 7 स्वर थे। इन 7 का निर्माण भी आपके सामने आ गया। यहां से भी सीधा प्रश्न पूछा जाता है साथियों कि संधि स्वर कौन कौन से होते हैं और इनका निर्माण कैसे हुआ, किन के योग से किस स्वर का निर्माण हुआ, यह भी आपसे पूछा जाता है। तो इसको भी आप ध्यान से समझ लें। चलिए
दूसरा भेद आता है साथियों मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वर। मात्रा के आधार पर अगर स्वर की बात करें तो मात्रा के आधार पर स्वर को 3 भागों में बांटा जा सकता है। मात्रा के आधार पर 3 भागों में कैसे, आइए देखते हैं। नंबर 1, मात्रा के आधार पर 3 भेद हैं इसके, और ये 3 कौन कौन से हैं समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ह्रस्व स्वर। इसको हम लघु भी कहते हैं, एक मात्रिक भी कहते हैं, ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। एक मात्रिक, मात्रा के आधार पर इसको एक मात्रिक कहते हैं क्योंकि इसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है मित्रों, इसीलिए इसे एक मात्रिक स्वर कहा जाता है। अब ये एक मात्रिक स्वर होते कौन कौन से हैं? ए, ई, उ और री, ये 4 जो मूल थे वह एक मात्रिक हैं। दूसरा इसका जो भेद आता है मात्रा के आधार पर वो आता है दीर्घ स्वर। अब जो दीर्घ स्वर हैं, अब इनको हम गुरु भी कहते हैं, गुरु स्वर। इनको हम द्विमात्रिक भी कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है, यानी कि ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, इसलिए इनको द्विमात्रिक कहते हैं। और इनकी संख्या मेरे मित्रों 7 होती है। और ये 7 कौन से? ये वही संधि स्वर हैं 7, आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ, ये 7 होते हैं। तीसरा और अंतिम भेद आता है मित्रों प्लुत स्वर। देखिए मात्रा के आधार पर है, इसे हम त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। इसका जो चिह्न होता है साथियों वो हिंदी के 3 के समान होता है, इस प्रकार से, और इसमें 3 मात्रा का समय लगता है, इसलिए इसको त्रिमात्रिक कहते हैं। और इसका जो उपयोग है वो संस्कृत में हुआ करता था, हिंदी में इसका प्रचलन नहीं है। इसका प्रयोग करते कैसे हैं? जैसे किसी को दूर से बुला रहे हैं, जैसे अरे राम इधर आओ, श्याम इधर आओ, यानी कि किसी को दूर से बुलाते हैं तो प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। पहले वेद मंत्रों का उच्चारण किया जाता था, संस्कृत में इसका प्रचलन ज्यादा था, क्योंकि वेद मंत्रों का उच्चारण करते समय हम ओम ध्वनि को कैसे उच्चारित करते थे? ओम। 3 मात्रा का समय जो है इसके उच्चारण में लगता है, इसीलिए ये प्लुत स्वर त्रिमात्रिक है। इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण जो पूछा जाता है वो यही है, ये ओम। इसका उच्चारण जो है वो ह्रस्व स्वर से 3 गुना, दीर्घ स्वर से आगे हम बात करें तो 1 गुना और बढ़ जाता है, क्योंकि ये दुगुना तो है ही, इससे 1 गुना और बढ़ जाता है। तो मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद थे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, जो आपके समक्ष है। चलिए आगे। अब आता है ओष्ठाकृति। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के भेद होते हैं 2। ओष्ठ यानी कि होठ। हम जब स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमारे होठों की आकृति कैसे होती है, इसीलिए ओष्ठाकृति के आधार पर हम इनको बांटते हैं। तो पहला भेद आता है वृत्तमुखी स्वर,
और दूसरा आता है अवृत्तमुखी, अवृत्तमुखी स्वर। देखिए वृत्तमुखी क्या होते हैं और अवृत्तमुखी क्या होते हैं। वृत्त यानी कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे ओष्ठों की आकृति वृत्त के समान गोलाकार हो जाती है मित्रों, उसे हम वृत्तमुखी या वृत्ताकार या वृत्तोलित स्वर कहते हैं। और जिनके उच्चारण में मुख की आकृति वृत्ताकार नहीं होती, गोलाकार नहीं होती, उन्हें साथियों हम अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। अब वृत्तमुखी कौन कौन से होते हैं, वृत्तमुखी स्वर देख लो। वृत्तमुखी स्वर कौन कौन से होते हैं? उ, ऊ, ओ, औ। आप साथ साथ में इनका उच्चारण करके भी देख सकते हो कि इनके उच्चारण में हमारे ओष्ठ है वो गोलाकार हो रहे हैं या नहीं। आप इनका उच्चारण साथ साथ करके देख भी सकते हो। एक आंग्ल भाषा से अ, ये भी वृत्तमुखी में आता है। बाकी बचे हुए सभी स्वर अवृत्तमुखी है, जैसे ए, आ, इ, ई, ए, आई। ठीक है, अब ध्यान रखना इसमें री भी आता है। ठीक है, इसमें री भी आता है। क्रम से तो हमने आगे कर दिया इसको, क्रम से तो यहां आना चाहिए। अब ये अवृत्तमुखी हैं और ये वृत्तमुखी हैं। आपको प्रश्न जो पूछा जाएगा वो ये सीधा सीधा पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर वृत्तमुखी स्वर है, कौन सा स्वर अवृत्तमुखी स्वर है। सीधा यही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं आगे अगले प्रकार की। अगला जो भेद है स्वर का वो है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के भेद। तो उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के हमने 6 भेद गिने हैं। और 6 भेद कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं कंठे। कंठे, कंठे में कौन कौन से होते हैं? कंठे में होता है ए और आ, ए और आ। ध्यान रखना यहां से 100% एक प्रश्न बनता है, यहां से 100% एक प्रश्न बनता है। दूसरा है साथियों तालव्य। तालव्य में ई, ई, तालव्य में ई, ई। उसके बाद में आता है साथियों ओष्ठ। ओष्ठ है, ओष्ठ के अंदर उ, ऊ। उसके बाद में आता है मूर्धन्य। मूर्धन्य, मूर्धा। मूर्धन्य में होता है री। मूर्धन्य में होता है री। और 5 नंबर पे आता है आपका कंठ तालव्य। कंठ तालव्य, कंठ तालव्य में आप कहते हैं ए, आई। और यही ज्यादा पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। 6 नंबर पे आता है आपका ये जो कंठ तालव्य जो है ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न आपका बनता है। 6 नंबर पे आता है आपका कंठोष्ठ। कंठोष्ठ, कंठोष्ठ, इसमें ओ और औ, ओ और औ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर को हम 6 भागों में बांटते हैं। कंठे में ए, आ, तालव्य में ई, ई, ओष्ठ्य में जाता है उ, ऊ, उ, ऊ। मूर्धन्य में री। कंठ तालव्य ए, आई। कंठ तालव्य का मतलब होता है कंठ और तालु के योग से, और कंठोष्ठ कंठ और ओष्ठ के योग से। ठीक है, कंठ तालव्य में ए, आई, कंठोष्ठ में ओ, औ। तो ये उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर। अगला भेद देखिए, जिह्वा की स्थिति।
जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वर। जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वर के हम 3 भेद करते हैं। कौन कौन से होते हैं? जीव का अग्र भाग, अग्र स्वर, मध्य भाग में मध्य स्वर और पश्च भाग, पश्च भाग में पश्च स्वर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अग्र भाग, मध्य भाग। देखिए साथियों, हमारी जीभ होती है, ये हमारी जीभ है, इसके हम ये 3 भाग बना लेते हैं। ये है पश्च भाग, ये है मध्य भाग और ये है अग्र भाग। इन 3 भागों में इनको विभाजित कर सकते हैं। तो आइए अग्र भाग में क्या आते हैं? अग्र भाग में आता है ई और री, ए आई, ये है अग्र भाग में उच्चारित होने वाले। मध्य भाग में केवल एक ही आता है ए, मध्य भाग में केवल एक आता है ए, बाकी बचे हुए सारे पश्च भाग में आते हैं। आ, उ, ओ, औ, ये सारे के सारे पश्च भाग में आते हैं। मध्य भाग में केवल ये एक आता है। ठीक है, इस प्रकार से ये जिह्वा की स्थिति के आधार पर, तो यहां हम लिख देते हैं अग्र भाग में ई री, ए आई, मध्य भाग में केवल ए, और पश्च भाग में आ, उ, ओ और औ। ये जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वर के भेद हैं। और यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है कि जिह्वा की स्थिति के आधार पर अग्र स्वर कौन से हैं, मध्य स्वर कौन से हैं, पश्च स्वर कौन से हैं, ये भी पूछा जाता है। तो ये भी हमें अच्छे से ध्यान होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब देखिए अंतिम भेद इसका हम बात करें। अंतिम भेद आता है जाति के आधार पर। जाति के आधार पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। जाति के आधार पर स्वर होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन से? नंबर 1 सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। सहजातीय विजातीय होते क्या हैं? सबसे पहले तो हम इनको समझ लेते हैं कि सहजातीय किन्हें कहेंगे और विजातीय किन्हें कहेंगे। कि समान स्वरों के योग से बने स्वर सहजातीय संधि स्वर कहलाते हैं और असमान स्वरों के योग से बने विजातीय संधि स्वर कहलाते हैं। आइए देखते हैं। आ, ई, उ, ये तो साथियों सहजातीय हैं। कैसे हैं? हमने पहले भी करके देखा था। ए धन ए बराबर में आ बना, यानी कि ये समान थे, एक समान है। इसी प्रकार से ई धन ई बराबर में ई बना, ये भी एक समान है। इसी प्रकार से उ धन उ बराबर में उ, ये भी एक समान है। यानी कि समान स्वरों के योग से जिन स्वरों का निर्माण होता है वह सहजातीय स्वर कहलाते हैं। और असमान स्वर देखिए कौन कौन से थे? ए आई, ओ और औ, ये असमान स्वर थे। असमान स्वर कैसे बने? ये ए और ई के योग से आई बन गया, ए और ए के योग से आई बन गया, ए धन उ के योग से
ओ बन गया, ए धन ओ के योग से औ बन गया। तो यहां देखिए साथियों, ये सारे के सारे असमान स्वर थे और असमान स्वर के योग से ही इन विजातीय स्वर का निर्माण हुआ है, इन विजातीय स्वर का निर्माण हुआ है। तो ये थे साथियों स्वर के भेद। आज हमने वर्ण विचार में वर्ण क्या होता है ये जाना, और वर्ण की विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाएं और वर्ण के भेद में हमने जाना स्वर क्या होता है और स्वर के कितने भेद होते हैं। आगे का जो है विवरण हम अगली क्लास में देंगे। आज का सेशन यहीं। नमस्कार।